बेसिकली चैप्टर का नाम क्या था हमारा वो मशीन लर्निंग। तो आई मस्ट से इट अगेन, मशीन लर्निंग इज द बैकबोन ऑफ डेटा साइंस। और इस कोर्स में आई वुड से कि मशीन लर्निंग जो है इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू नो अंडरस्टैंड ML because as opposed to data analyst, we are data Analyst. who are we? We are Data analyst. we are data scientists. So this इस चीज को ना दिमाग में बिठाना है कि who are we? We are data scientists. ठीक है? So once we say we are a data scientist, we have to go through all these 6 steps. It's not just only the last step, which is presentation and automation, which is primarily we are doing in our labs. We are actually using Power BI for visualizations. अभी तक हमने Power BI के अंदर ML अप्लाई नहीं की, बट हम करेंगे इंशाल्लाह। हम Power BI के अंदर जो है वो मशीन लर्निंग अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू हम प्रेडिक्शन, रूट कॉज एनालिसिस, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब आपको सही पावर पता लगेगी कि ML आने का फायदा क्या है, आपको अपने गेम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। Since ML derives from AI, AI का सबसेट क्या है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का सबसेट क्या है? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का सबसेट क्या है? जनरेटिव AI। और जनरेटिव AI के अंदर सबसेट होता है जेनेटिक AI। क्या आजकल बड़ी बात आप जरूर सुन रहे हैं। तो बेसिकली जो बिगर अम्ब्रेला है, दैट इज योर ML, व्हिच इज योर मशीन लर्निंग। अच्छा, अब एक चीज जो बिफोर आई एक्चुअली मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 4, chapter number 4 is about handling large data in a single computer. तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, कुछ चीजों को इनोवेटिव और क्रिएटिव वे में सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लार्ज डेटा को एक कंप्यूटर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो just want to recap what we have studied in chapter number 3, since I believe machine learning is a very important chapter. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जितने भी आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर से मुराद मेरी है कि आप जनरल पेपर्स पढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंस पेपर पढ़ेंगे, जो कि मैं चाहूंगा कि आप लोग 7th सेमेस्टर में तो बड़ा फ्रीक्वेंटली आर्टिकल्स पढ़ा करें। ठीक है? किताबों से ज्यादा जो है वो लेटेस्ट और अप टू डेट नॉलेज आपको मिलेगा आर्टिकल से। वो आर्टिकल्स कौन से होंगे? कॉन्फ्रेंस पेपर्स और जर्नल पेपर्स। इसको ब्रॉडर कैटेगरी को मैं क्या कह रहा हूँ? रिसर्च पेपर्स। सो अगर आपका अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर एक पेपर आ जाता है, बी इट कॉन्फ्रेंस और बी इट जर्नल, so it will have a huge impact जब आप मास्टर्स के लिए बाहर जाएंगे। most likely you will grant a full funded scholarship if you have a one publication, so it is a very good thing to have it। और especially 7th 8th semester में वो students जो research projects लेंगे, so for them the one of the outcome would be to publish a good paper in a conference or in a journal। ठीक है? so do read some good papers or journals। और अभी हम लोग next month 26 ऑफ मार्च को यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर कैंपस में। सो यू देयर इज नो एंट्री फीस फॉर एटलीस्ट स्टूडेंट्स। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, दे विल बी पेइंग अराउंड 10-15,000 अ मंथ फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, बट फॉर यू इट्स फ्री। सो आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू जॉइन द कॉन्फ्रेंस। और उस कॉन्फ्रेंस में एज एन अटेंडी जो है ना, बैठ के देखें कि स्पीकर्स क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, आइडियाज लें वहां से। हो सकता है आपको वहां से FIP का अच्छा आइडिया मिल जाए, कोई कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है। तो जब मैं अपने अंडरग्रेड में था तो आई यूज्ड टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस। और बाहर की दुनिया में इट्स वेरी कॉमन कि एक अंडरग्रेड का स्टूडेंट 1-2 कॉन्फ्रेंसेस जरूर अटेंड करता है, बी इट नेशनल और बी इट इंटरनेशनल, और जिससे आपका एक्सपोजर जो है वो बढ़ेगा। सो कोई भी जनरल पेपर या कॉन्फ्रेंस पेपर आप उठाएंगे ना, जिसमें AI का पेपर होगा, वो उसमें 3 चीजें आपने सवाल करने हैं, और दैट्स यू साउंड वेरी इंटेलिजेंट इफ यू आस्क दीस 3 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि इस पूरे पेपर में जो मशीन लर्निंग का की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे की गई। पहला सवाल क्या होगा? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की रिप्रेजेंटेशन कैसे की गई। जब भी आप पेपर पढ़ें, चाहे वो कॉन्फ्रेंस पेपर हो चाहे वो जर्नल हो, आप उसमें देखेंगे यार इसमें इन्होंने इस पूरे जो डाटा था इसको मॉडल किस एल्गो या किस टेक्निक से किया हुआ, रिप्रेजेंट किससे किया हुआ। पहला क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन होगा
उसको हम evaluate कैसे करें। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा उसकी evaluate। पहली चीज होगी उसकी रिप्रेजेंटेशन, दूसरी चीज क्या होगी evaluation, तीसरी चीज होगी जो आपने उससे सवाल पूछना है पेपर के अंदर पढ़ना है वो होगा ऑप्टिमाइजेशन। तीसरी चीज क्या होगी, हर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के या कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको किसी ने दे दिया है, तो आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप उसे पहला सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा आपने ये जो प्रॉब्लम था इसको आपने रिप्रेजेंट किस तरह किया, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या होगा, इसको अवेलमेंट कैसे किया है, बोले। तीसरा क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन तो कैसे ये किया। 3 सवाल के आंसर आपको मिल जाएंगे, आपको पूरा मशीन लर्निंग का पैटर्न समझ आ जाएगा, हर पेपर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, यही का पेपर होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आप कहेंगे सर रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद, रिप्रेजेंटेशन से मुराद है लीनियर रिग्रेशन। हम कैसे मॉडल कर सकते हैं अपने मशीन लर्निंग का, एक टेक्निक क्या हो सकती है, एक है हमने लगाई है लीनियर रिग्रेशन। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को बताया था, जिसमें हम लोग रैंडम डाटा जनरेट करा रहे थे और हमने उसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करना था, तो उसमें हमने क्या यूज किया था, लीनियर रिग्रेशन। दूसरी टेक्निक हो सकती है नाइव बेस, ये हमने यूज किया। जो एमनेस डाटा सेट था उसमें हमने डिजिट्स को, हैंड रिटन में जो डिजिट्स थे उनको क्लासिफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की थी। और अगर हमने किसी कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या उसकी ग्रोथ कैलकुलेट करनी है या उसका रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन। फिर एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसमें हमारे पास डाटा बाइनरी फॉर्म में होता है, इट्स ईदर लोअर साइड और द हायर साइड। सो द थर्ड टेक्निक could be लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फिर हो सकता है डिसीजन ट्री। क्या हो सकता है, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री ये होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसके बाद आपने 2 बना लिए ट्रीज, फिर प्रॉब्लम है, फिर उसके आगे फर्दर 2 ट्री, इस तरह आप ट्री बना देते हैं। अब सबको याद होगा, आप लोगों ने प्रोग्राम, एक कसूटी का प्रोग्राम सुना होगा किसी ने, कसूटी किसी ने आपने सुना होगा, जिसमें चीजें गैस करते हैं। सो अभी एक ऑनलाइन लिंक है एक्टिनेटर का, जिसपे आप किसी भी बंदे का नाम सोच लें और वो एआई आपसे 8-10 क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद वो बंदे का नाम बता देगा। वो आप लाइव करके भी, डेमो करके भी देख सकते हैं। बेसिकली उसके पीछे चल क्या रहा है, डिसीजन ट्री। वो बेसिकली नैरो डाउन करता है ट्री बना के, और 10-15-10-12 क्वेश्चंस के बाद वो बिल्कुल आपके प्रॉब्लम को, आपको नजर आ रहा है, ठीक। फिर एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं के मींस। अभी हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये के मींस क्लस्टरिंग, कहाँ पढ़ा था के मींस क्लस्टरिंग। अभी हमने आयरस का जो डाटा सेट था जिसमें उसके 3 स्पीशीज हैं, उन्हें क्लासिफाई करना था, उसके लिए हमने कौन सी टेक्निक यूज की थी, के मींस क्लस्टरिंग। जहां पर भी आपने डिफरेंट इमेजेस के डाटा सेट को डिस्टिंग्विश करना हो तो वहां पे हम जो है वो के मींस क्लस्टरिंग लगा के उसके n नियरेस्ट नेबर लगा के n की वैल्यू स्पेसिफाई करके वी कैन डू इट। फिर एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट। कौन सी टेक्निक है, रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट। फिर हमारे पास है जी न्यूरल नेटवर्क्स। कौन से नेटवर्क्स है, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क्स। अब मैं न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर आपके सामने लिख रहा हूँ, फुली कनेक्टेड नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, LSTM, बाई LSTM, GRUs, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स, and so on and so forth। इसमें फिर आगे रिपोर्टर ऑन योर लेक्चर। सो न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक पूरा कोर्स है न्यूरल नेटवर्क का। उस न्यूरल नेटवर्क के कोर्स में हम बताते हैं कि न्यूरल नेटवर्क के कोर्स में न्यूरॉन क्या होता है और न्यूरल नेटवर्क कैसे बनता है। फिर फुली कनेक्टेड नेटवर्क है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बाई LSTM है, GRUs है, GANs है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज अनदर आर्किटेक्चर टू रिप्रेजेंट। ये सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, इसके ऊपर हम एक पूरा लेक्चर में आप लोगों को इंशाल्लाह मिड टर्म की बात करूंगा कि न्यूरल नेटवर्क है क्या, इसके पीछे चलता कैसे है और सारे कुछ है। बट इस सब ब्रॉडर कैटेगरी का एक नाम दे दिया कि हम अपने डाटा को मॉडल कर सकते हैं थ्रू रिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड न्यूरल
Network. यहाँ तक सबको बात क्लियर है? Yes. इनमें से हम कोई सी क्या करेंगे? जो भी प्रॉब्लम आएगा तो क्या करेंगे? इसमें से कोई सी टेक्निक जो है वो चूज कर रहे हैं, probably 1, probably 2, probably 3, probably 1 only. So we will choose one of the representation. So that's the 1/3 of the job done. We have to pick one of the technique. इसके अलावा और भी टेक्निक है, स्पोर्ट बैटरी मशीन, SVM, ठीक है, लेकिन हमें सारी नहीं लिख सकता यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है दैट इज कॉल्ड एवेल्युएशन। एवेल्युएशन में हमारे पास है एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, shared error, cost function, root, mean, square, error। ये जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी है चीजें, ये क्या लिखी है कि कौन से मैट्रिक है ये? पहला सवाल जब आप पेपर पढ़ रहे होंगे, आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको देगा, आपसे उससे पूछना है कि आपने अपने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कैसे किया। पहला सवाल, दूसरा सवाल क्या होगा, उसको इवैल्यूएट कैसे किया, आपके इवैल्यूएशन मैट्रिक क्या है। उस किसी रिसर्च पेपर में लिखा होगा कि हमने इवैल्यूएट किया थ्रू प्रिसिजन, किसी में लिखा होगा एक्यूरेसी, किसी में लिखा होगा रिकॉल, किसी में F1 स्कोर, किसी में एरिया अंडर द कर्व AUC, किसी में लिखा होगा कॉस्ट फंक्शन। अगर वो न्यूरल नेटवर्क से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो उस केस में उसने कॉस्ट फंक्शन निकाला होगा। स्क्वायर्ड एरर, अभी हमने आप लोगों को याद है कि जब हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे थे तो मीन स्क्वायर एरर निकाल रहे थे और उसको लिख देते थे MSC, मीन स्क्वायर एरर। उसके बाद एक चीज होती है रूट मीन स्क्वायर एरर, उसमें स्क्वायर रूट ले लेते हैं एरर का एंड पे, तो रूट मीन स्क्वायर एरर। ये सारे क्या है, कौन से मैट्रिक है, कौन से मैट्रिक है, वैल्यू। सो एक मशीन लर्निंग एल्गो जिससे रिप्रेजेंट करना है, एक उसको इवैल्यूएट करना है, तीसरी चीज क्या होगी, उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन के कई तरीके हैं। अगर आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे तो एल्गोरिथम वर्क कैसे करेगा, वो अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए आपने कोई ना कोई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज करनी है, जिसमें हमारे पास एक टेक्निक है ग्रेडिएंट डिसेंट, ग्रीडी सर्च, बीम सर्च। लीनियर प्रोग्रामिंग, steepest gradient descent, greedy recursive partitioning। ग्रीडी स्टीपेस्ट डिसेंट। सो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन के भी कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट। उसके बाद क्या है, ग्रीडी सर्च, बीम प्रोग्रामिंग, ग्रीडी स्टीपेस्ट डिसेंट, स्टीपेस्ट ग्रेडियंट डिसेंट, और हमारे पास है ग्रीडी रिकर्सिव पार्टीशनिंग, ग्रीडी रिकर्सिव पार्टीशनिंग। अब आप इनमें से बहुत से नाम आप लोगों ने पहली दफा सुने होंगे, बट दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स दैट एग्जिस्ट फॉर। इसमें एक और बड़ी कॉमनली यूज्ड टेक्निक है जिसे हम कहते हैं एडम ऑप्टिमाइजर। कौन सा ऑप्टिमाइजर? एडम। एडम जो है इसमें एडॉप्टिव मूवमेंट्स होती है।
सो लास्ट में मैंने कौन सा ऑप्टिमाइजर लिखा है? एडम ऑप्टिमाइजर। अगर आप लोगों ने, जब आप लोग न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे कोर्स या डीप लर्निंग का कोर्स पढ़ेंगे, और उस डीप लर्निंग में आप लोग ये डिफरेंट ये जो RNN, LSTM, CNN, BiLSTM और GRUs, इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। सो PyTorch, TensorFlow, PyTorch आपकी लाइब्रेरी है पाइथन की, उसको यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ हमने लिखना है ऑप्टिमाइजर इक्वल टू, बस वो आगे सारा कुछ पीछे टेकन केयर ऑफ होगा। और एडम के अलावा और भी ऑप्शन होते हैं आपके पास ऑप्टिमाइजर के। सो अभी जो आपके पास, अगर आप लोगों को, अभी आप लोगों के पास अगर आप सबको याद हो तो हम डेटा सेट कर रहे थे, उसमें हम लोग टेक्निक कर रहे थे नाइफ बाइस, और हम उसमें जो वैल्यूएशन मैट्रिक निकाल रहे थे वो कौन से निकाल रहे थे? एक्यूरेसी का। और उसके लिए हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया था और हमने सारे डायगोनल्स ऐड किए थे, उसको टोटल पे डिवाइड किया था। और जो हमने उसके बैकएंड पे नाइफ बेस अप्लाई किया था, तो जो आपका कोड था उसमें से उनमें से ग्रेडियंट डिसेंट है वो ऑप्टिमाइजर मोस्ट प्रॉब्ली यूज किया बैकएंड के ऊपर। तो एक तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन, वैल्यूएशन और आप जैसे सपोज करो MRI की इमेजेस है, और MRI की इमेजेस को आपने ऑटो पे डिटेक्ट करवाना है, उसके लिए टेक्निक यूज हो रही है CNN इमेजेस के लिए बहुत अच्छा चलता है। CNN स्टैंड्स फॉर कन्वोल्यूशन। इसके लिए जो आपका इवैल्यूएशन मैट्रिक होगा वो क्या होगा? कॉस्ट फंक्शन। और उसके लिए जो ऑप्टिमाइजर यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? अब आप इस टेबल को अपने दिमाग में रखेंगे तो कोई ML का प्रॉब्लम नहीं है, कोई ML का पेपर नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है जिसको आप समझ ना सके। हर पेपर में पढ़ते वक्त सबसे पहले देखें डाटा क्या है, डाटा को रिप्रेजेंट किस तरह किया गया, डाटा को जो जिस चीज से रिप्रेजेंटेशन किया जिस टेक्निक से, उसको उसको सेकंड पॉइंट क्या है, उसको इवैल्यूएट कैसे किया जा रहा है। ऑथर ने कोई ना कोई इवैल्यूएशन मैट्रिक निकाले होंगे और जस्टिफाई किए होंगे। हर बंदा पेपर में सिर्फ जस्टिफाई करता है कि भाई मैंने ये इवैल्यूएशन मैट्रिक क्यों निकाला है। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और फिर आपको ना पॉइंट मेरा क्लियर होगा। आपका नाम क्या है? क्या? ठीक है। मैं ऑब्जर्व कर एक साइबर सिक्योरिटी का एक जो है वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है जो बेसिकली जो साइबर अटैक्स होते हैं या फ्रॉड्स होते हैं क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन में, उसको डिटेक्ट करने के लिए बनाता है। ठीक है। पूरे दिन में 1 करोड़ ट्रांजैक्शन होती है। उस 1 करोड़ ट्रांजैक्शन में से सपोज करो एक फ्रॉड एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल। ठीक है। इसका जो सॉफ्टवेयर उसने बताया किसी, इसका जो सॉफ्टवेयर ने उस 1 करोड़ ट्रांजैक्शन को स्कैन किया और कहता है जी कोई फ्रॉड नहीं, और कहता है कोई फ्रॉड नहीं। अब इसकी एक्यूरेसी निकाली जाए तो 1 करोड़ में से 99,99,999 तो जवाब इसने ठीक दिया है, लेकिन वो एक जो फ्रॉड था उसको पकड़ा, लेकिन एक्यूरेसी कितनी है? 99.999%। तो इज दिस सॉफ्टवेयर वर्थ इट? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का असल कमाल क्या था, वो जो एक अटैक आना था वो अटैक। देखिए तो उस एक्यूरेसी का मैंने क्या करना है? वैसे तो आप सॉफ्टवेयर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी हो, एवरी अटैक इक्वल्स टू फॉल्स, बस और कुछ नहीं, तो वैसे 99.99% एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी। इसके मुकाबले में ये एक सॉफ्टवेयर बनाता है जिसकी एक्यूरेसी 80% है। वो जो फ्रॉड वाला ट्रांजैक्शन थी उसको भी हाईलाइट करता है और सही वाली ट्रांजैक्शन को भी हाईलाइट कर देता है। तो हम कहते हैं इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज ये ऐसी ट्रांजैक्शन को भी फ्लैग कर देता है जो कि असल में फ्रॉड नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इस सॉफ्टवेयर पर लाइक करूंगा बिकॉज जो असल फ्रॉड था वो उसने डिटेक्ट किया। बाकी वालों को मैं खुद डबल चेक करके कॉल करके वेरीफाई करके उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो बात अब सिर्फ एक्यूरेसी जो पैरामीटर है वो सही नहीं होता बाद प्रॉब्लम्स में। अब इसके मुकाबले में कोई आपको एग्जांपल समझ आ गई? इस एग्जांपल की, इसके मुकाबले में कोई एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे एक आपके पास स्कैन है जिसमें ट्यूमर है किसी के ब्रेन में। ठीक है। आपका एल्गोरिथम अगर ट्यूमर डिटेक्ट नहीं करता, ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। या अगर ट्यूमर नहीं है और वो कह देता है कि इसमें ट्यूमर है, कौन सा बड़ा गुनाह है, कौन सी बड़ी गलती है? पहली वाली गलती बड़ी है। इसमें वो ट्यूमर को डिटेक्ट ही नहीं करेगा और बंदा अनडायग्नोज चला जाएगा और वो अल्टीमेटली जो है ही विल और शी विल डाई। इसके मुकाबले में जो दूसरा केस है उसमें भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो फ्लैग रेज कर देगा तो डॉक्टर या उसको वेरीफाई करके उसको
सॉर्ट आउट कर देगा। सो इसीलिए प्रिसिजन, रिकॉल, एफ1 स्कोर के डिफरेंट मैट्रिक्स बने हुए हैं। हर प्रॉब्लम के लिए हर मैट्रिक्स सही नहीं है, ये इसका बेस्ट आंसर क्या है, ये डिपेंड करता है। जिस तरह का प्रॉब्लम होगा, जिस तरह की नेचर होगी, उसी तरह का मैट्रिक आपने जो है वो डिफाइन कर। और तीसरी चीज क्या होती है, बहुत से पेपर जैसे मिलेंगे जो कहते हैं कि यार इस पेपर में हमने प्रेजेंटेशन तो ये कन्वेंशनल लिया है, ग्रेजुएशन भी कन्वेंशनल लिया, हमारा फोकस ऑप्टिमाइजेशन है, हमने ऑप्टिमाइजेशन बेहतर किया है। ऑप्टिमाइजेशन बेहतर से क्या है कि आपका प्रॉब्लम जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, आपकी सिमुलेशन जल्दी रन हो रही है, तो वो बेसिकली इन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करते हैं और चीजों को जो है फास्ट और जो है वो तरीके से अडॉप्ट करते हैं। ये बात सबको समझाती है। अब आपको पिक्चर क्लियर रहेगी। कोई भी एमएल का प्रॉब्लम होगा उसके अंदर आपने इस चीज को जहन में रखना। और कोई क्वेश्चन किसी का मशीन लर्निंग के चैप्टर से? प्रैक्टिस की है एल्गोरिथम्स की रन? अगर नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो जो है ना बिल्कुल भी जो है वो स्किप कर जाएंगे अपने माइंड से और वो चीज लॉस्ट हो जाएगी फॉर एवर। सेकेंड पॉइंट ये है कि बहुत सी टेक्निक ऐसी होगी जो मैं नहीं पढ़ा सकता। अब जैसे स्पोर्ट वेक्टरिंग मशीन है, ठीक है, स्पोर्ट वेक्टरिंग मशीन है एसवीएम, जो मैंने आगे लिखा रिप्रेजेंटेशन में, तो ये पूरी टूल किट है। अभी लीनियर रिग्रेशन मैंने आपके सामने लिख दिया, इस तरह पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी एक चीज होती है, ठीक है। सो इस तरह ना इसकी एक पूरा एक सीरीज ऑफ टेबल बन सकते हैं, लेकिन मेरी अप्रोच क्या होती है, अगर आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों की अंडरस्टैंडिंग है तो फिर हर टेक्निक जो आप पढ़ेंगे आप खुद को खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है वो टेक्निक ही है ना, वो फर्क होगी, उसकी कोई टेक्निक्स होगी किसी खास डेटा सेट के ऊपर, किसी खास प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में लगेगी। जो टेक्निक यूज करेंगे उसका कोई ना कोई वैल्यूएशन मैट्रिक होगा, उस वैल्यूएशन मैट्रिक से उसको सूटेबल निकालेंगे और फिर ऑप्टिमाइज करेंगे। तो अगर आप इस टेबल को माइंड रखेंगे तो हर चीज को जो है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, आज मैं कोशिश करूंगा कि हम इसकी थ्योरी सारी पढ़ लें और नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो कोड्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज दो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज इसमें आ रही है। स्पेशली इसमें एक केस स्टडी जो है वो मूवी रिकमेंडर सिस्टम है, जैसे जो आपका नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, जो आप उसमें देखते हैं कि कैसे आप जब शुरू में लॉग इन करते हैं वो आपसे पूछता है आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी जो डेमोग्राफिक्स क्या है और आपको किस तरह की मूवीज में या सीरियल में इंटरेस्ट है। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको आपके हिसाब से रिकमेंडेशंस करना शुरू कर देता है। तो उसके पीछे क्या है वो लग रहा है, और सबसे हाईली पेड लोग जो नेटफ्लिक्स में है वो बेसिकली वो है जो ये रिकमेंडर सिस्टम डिजाइन करते हैं, बिकॉज उनकी जॉब है टू कीप द कस्टमर बिजी और एंगेज्ड और वो अडिक्ट बन जाए मूवीज का। सो क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इफ यू हैड सो मच डाटा दैट इट सीम्स टू आउटग्रो यू and your techniques no longer seems to suffice, what do you do? Surrender or adopt? Done. Luckily, you choose to adopt because you are still reading. This chapter introduces you to techniques and tools to handle large data sets that are still manageable by a single computer if you adopt the right techniques. सो बाद में क्या होता है कि आपका डेटा सेट इतना बड़ा हो जाता है, जो कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट 4 वीक्स में जिन डेटा सेट्स के ऊपर काम किया, दे वर नॉट सो बिग, दे वर सो स्मॉल कि हमारे एक कंप्यूटर पे मैंने आपके सामने रन टाइम पे सिमुलेशंस किए और आपको गूगल को लैब में भी मैंने चला के दिखा दिया। बट वंस यू गो इन द फील्ड एंड यू वर्क इन अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, तो वहां पे जो डेटा सेट होगा that will not be a simple data set, that will be a very complex size में enormous होगा। तो जब भी आपका डेटा सेट बड़ा होगा तो फर्स्ट चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि हमें बेहतर मशीन चाहिए, या हमें मल्टीपल मशीन चाहिए, या हमें जीपीयू बड़ा हैवी किस्म का चाहिए, या हमें क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स चाहिए। बट दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपनी मशीन को ऑप्टिमल यूटिलाइज करें। जो आपके पास एक कंप्यूटर है, क्या आप उसको पूरा सही तरह यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उसके लिए क्या आप राइट टूल्स और राइट टेक्निक्स यूज करें, तो पता लगेगा वही काम जो पहले कंप्यूटर पे नहीं हो रहा था, उन राइट टूल्स और टेक्निक्स को यूज करके वो कंप्यूटर पे काम हो जाए।
डज इट मेक सेंस? आप चीज को अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि क्या आप उस तरह की स्कूलों में थॉट रखते हैं यार 2-4 मशीनें और खरीद लें, या उसी एक मशीन को ऑप्टिमली यूटिलाइज करें? और मैं आपको बताऊंगा कि बाद दफा सिंपली हार्डवेयर ऐड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपको स्मार्ट टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। अब वो कहते हैं कि जस्ट टू गिव यू द फाउंडेशन, बिकॉज अगर मैं फाउंडेशन नहीं बना रहा ना, तो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको ये कभी नहीं पता लगेगा चाहिए हम पढ़ा क्यों और इसकी जरूरत क्यों पेश है। और एक और चीज क्या है जी कि वी विल डू द क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशंस व्हेन डाटा नो लॉन्गर फिट्स इनटू रैम। सो होता क्या है कि अक्सर आप लोगों ने कोई गेम्स होंगी कभी कभार, इफ यू रिमेंबर इन योर चाइल्डहुड, जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाह रहे होंगे, तो आपके कंप्यूटर में एरर आ गया होगा जी मेमोरी एरर, या योर रैम इज इनसफिशिएंट, बिकॉज जो गेम आप डाउनलोड करते हैं सीडी से या डीवीडी से, आती वो आपकी हार्ड ड्राइव में, लेकिन चलानी वो रैम में। अल्टीमेटली हार्ड ड्राइव से उठ के वो किसमें आनी है, रेंडरिंग उसकी किसने करनी है, रैम में। तो बाद दफा जब आप वीडियो गेम्स खरीदते हैं उसमें लिखा होता है कि इसकी रैम की रिक्वायरमेंट 4 GB है लेट्स से, या 8 GB। अगर वो रैम इनफ नहीं होगी तो गेम वो है सॉफ्टवेयर आप रन नहीं कर सकते। तो अगर आपके कंप्यूटर की रैम सफिशिएंट नहीं है तो वो ये कर सकता है कि वो जो रैम वाला डाटा है ना उसको हार्ड डिस्क पे स्वैप करना शुरू कर दे, उसको हार्ड डिस्क पे फेंकना शुरू कर दे, लेकिन फिर वो बहुत स्लो है। और अगर आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोड पढ़ा है और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप रैम से डाटा फेच कर रहे हैं और कैश मेमोरी से फेच कर रहे हैं तो फ्यू क्लॉक साइकिल लगते हैं, लेकिन अगर आपने वही डाटा जो है वो हार्ड डिस्क से लेके आना है तो 20, 30, 50, 100 क्लॉक साइकिल्स ज्यादा टाइम ज्यादा लगेंगे जो आपकी मेन मेमोरी से रैम से लगेंगे या कैश मेमोरी से लगेंगे। लेकिन बात प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जिसमें डाटा सेट इतना बड़ा है कि आप जितनी मर्जी ऑप्टिमाइजेशन और टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करें सिंगल कंप्यूटर पे आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको हडूप क्लस्टर, यानी कि आपको क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम है बिग डाटा एनालिटिक्स या बिग डाटा। और बिग डाटा के जैसे बैंकिंग का डाटा है और फाइनेंस इंडस्ट्री का, किसी स्टॉक का बहुत ह्यूज डाटा है, जिसके लिए आपको एक मशीन से काम नहीं चलेगा बल्कि आपको सेवरल मशीन्स को साइमल्टेनियसली यूज करना पड़ेगा। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? पॉइंट मेरे समझ आ गया सबको? अच्छा, कहीं समझ ना आए आप मुझे रोक सकते हैं। ये इसका कोई मकसद नहीं है कि मैं पढ़ स्पीड से लगा जाऊं और आप जो है वो ग्रैस्प ना कर पाए। तो मेरा ख्याल है हमारी स्पीड रिलेटिवली बहुत अच्छी जा रही है। हमने काफी हद तक जो है ना, इस चैप्टर के बाद आप समझ लें हमारा 80% कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। सो अभी मैंने बहुत से जो नए नए टॉपिक्स आपके लिए सोचे हुए हैं वो सारे मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैंने कैसे जो है वो लेके चले। आज आप लोग फ्री है ना 1 से लेकर 4 PM तक? उसके बाद लेक्चर हुई नहीं। नहीं है लेक्चर। आज मैं सोच रहा हूँ एक लैब आप लोगों के लिए लूँ एक्स्ट्रा, और नेक्स्ट वीक मैं सोच रहा हूँ 4 और 5 days कंसेक्टिव लैब ले आऊँ। ठीक है, रेडी रहना है आप लोगों ने सर। अच्छा, सो वी हैव टू हैंडल लार्ज डाटा। 3 चीजें। पहली चीज क्या? पहली चीज क्या? प्रॉब्लम। दूसरी चीज क्या? सॉल्यूशन। तीसरी चीज क्या? जनरेटिव्स। जनरेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम को समझना। प्रॉब्लम समझ सही आएगा तो फिर आप उसको क्या कर सकेंगे, सॉल्यूशन दे सकते, और फिर एड ऑन होंगे, टिप्स होंगे, रूल ऑफ थंब होंगे। प्रॉब्लम्स क्या है? नॉट इनफ मेमोरी। एक तो आएगा बस मेमोरी एरर। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है प्रोसेसेस दैट नेवर, बस आपने चला दिया है लूप होगा उसमें। और वो चली जा रहा है चली जा रहा है चली जा रहा है। जब आप प्रोसेस रन करते हैं कंप्यूटर को तो ये लगता है यार इसके पास मिलियन ईयर्स है चलने के लिए, वो उसको ये थोड़ी पता है इसकी ह्यूमन लाइफ है 60 साल के बाद बंदे नहीं रहना, 80 साल, वो तो चलता रहेगा, वो तो ये सोच के चलेगा यार मिलियन ईयर्स तक बंदा जिंदा है। तो ऐसे प्रोसेसेस जो कभी एंड नहीं हो रहे। तीसरी चीज क्या होती है? सम कंपोनेंट्स फॉर्म अ बॉटलनेक व्हाइल अदर्स रिमेन आइडल। कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो बॉटलनेक क्रिएट कर देते हैं, जो चोक कर देते हैं सिस्टम को, और बाकी प्रोसेसेस वेट कर रहे होते हैं कब ये सॉल्व होगा तो मेरा नंबर आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास जैसे 6 लेन की सड़क है जिसमें 6 गाड़ियां पैरेलल में जा सकती हैं।
आगे किसी पुलिस ने एक नाका लगाया हुआ है जिसने सारे रोड ब्लॉक किया हुआ है और वहां से सिर्फ एक एक गाड़ी करके गुजर रही। अब वो जो 6 लेन वाली सड़क थी वो बेसिकली 6 लेन वाली सड़क नहीं रही, अब वो कितने लेन वाली सड़क हो गई है, 1 लेन। 6 लेन वाली सड़क को कितने लेन में कन्वर्ट कर दिया, ड्यू टू द बॉटल नेक, जिसे कहते हैं बॉटल नेक, एक नेक बन गया जिसकी वजह से आपने उसकी सारी चीजों को क्या कर दिया, चोक कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। फोर्थ पॉइंट क्या है, नॉट इनफ स्पीड। स्पीड, आपको जो है वो इनफ स्पीड नहीं मिल रही, आपका क्योंकि स्लो चल रही है और आपका जो है वो टाइम बहुत लग रहा है। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं जब आपके पास क्या होगा, डाटा जो होगा वो क्या होगा, लार्ज डाटा होगा। लार्ज डाटा सेट होगा, डाटा बहुत ज्यादा होगा, लार्ज। सो नीचे इसकी लिखा हुआ है, overview of problems encountered when working with more data that can fit in memory. फिर वो कहते हैं कि certain programs don't feed data fast enough to the processor because they have to read data from hard drive. पास केसेस में सारा का सारा डाटा चूंकि रैम में नहीं आ सकता तो वो पड़ा रहेगा हार्ड ड्राइव में, तो सीपीयू स्टार्व करेगा, मतलब सीपीयू वेट करता रहेगा यार अब आए हार्ड ड्राइव से डाटा तो मैं उस पर प्रोसेस करूं। तो सीपीयू इज द फास्टेस्ट डिवाइस, इट्स अ वेरी इट वर्क्स एट अ गीगाहर्ट्ज रेट। तो और आपकी जो डाटा का ट्रांसफर है वो बड़े स्लो स्पीड पे हो रहा है। तो which is one of the slowest components on a computer. The slowest component on a computer है, it is called hard drive. इसका भी solution आया हुआ है. This has been addressed with the introduction of solid state drives SSDs, but SSDs are still much more expensive than the slower and more widespread hard disk technology. तो आजकल जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें लिखा होता है कि इसमें SSD जो है वो 256 GB है या 512 GB है, हार्ड ड्राइव भी होती है 1 टेराबाइट्स की, बट एक हार्ड ड्राइव से फास्टर जो ड्राइव है दैट इज अवर SSD से फास्टर क्या होगी हमारी रैम, और रैम से फास्टर हमारी होगी कैश मेमोरी, कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होगी L3 से फास्ट होगी L2 से फास्ट होगी L1, और L1 से फास्ट होगा आपका प्रोसेसर, और प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी है आपके रजिस्टर वो आपकी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर होते हैं जो एक एक डाटा सेट को होल्ड कर रहे हैं। क्लियर? यस। अब आपने प्रॉब्लम्स तो देख लिए, अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने हमें प्रॉब्लम्स तो बता दिए, अब आप हमें बताएं इसके सॉल्यूशन। तो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, चूज दी राइट एल्गोरिथम। राइट, आपने एल्गोरिथम जो चूज करना है वो सही एल्गोरिथम चूज करना है, ठीक है, दैट्स द नंबर 1 पॉइंट। नो मैटर हाउ गुड इज योर मशीन, if you don't choose the right algorithm it will not work. So choosing a right algorithm is the most important task. What is the task number 2, solution number 2 क्या है, right data structure। आपने अब इस पे हम बात करेंगे कि right data structure से क्या मतलब है, और हमने data structure ही यूज करने से क्या बता देते हैं। थर्ड चीज क्या है, चूज द राइट टूल्स, हमने राइट टूल्स जो है वो चूज करें। जैसे कोई सर्जरी हो रही है, एक तरह सर्जरी आपकी अपेंडिक्सेक्टमी हो रही है, आपकी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, उसके लिए टूल्स अलग है, या वही टूल्स यूज होते हैं ब्रेन सर्जरी के लिए, फर्क है सेम। अगर एक ब्रेन सर्जन हो और वो वही टूल्स इस्तेमाल कर रहा हो जो पेट के ऑपरेशन के लिए या टांग के ऑपरेशन के लिए होते हैं, तो उससे ब्रेन का ऑपरेशन हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, राइट जॉब के लिए राइट टूल, सही है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है आपको ये पता होना चाहिए किस मसले के लिए कौन से टूल है, उनको बेस्ट हर टूल के बारे में उसको पता होना चाहिए क्या होता है, इसलिए तो काफी है, इससे आप ऑपरेशन कर लेंगे, या वो एक दफा खुद हाथ से अप्लाई करने हैं और उसको प्रैक्टिस करनी है तो फिर काम कर सकेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को कोर्स में सारे टूल्स बता दूं और वो आपको देख सारे डाउनलोड करवा दूं, आपको पूरा लैपटॉप में सिस्टम इंस्टॉल करके और सारे टूल्स बना करके दे दूं, और ये भी बता दूं कि हर टूल करता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसे कैसे काम करता है, तो आप काम कर लेंगे। इसे जनाब क्या करेंगे, इससे एक स्टेप क्या होगा,
प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रोजेक्ट करेंगे या किसी की शागिर्दगी में कुछ काम करेंगे, तो ना प्रोफेसर होते हैं उसके साथ डॉक्टर जो वो 8 4 5 6 साल उसके साथ काम करते हैं जो लोग कुछ गलतियां भी करते हैं, कुछ सर्विस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, रियल इंसानों के ऊपर काम भी करते हैं, सर्विस के ऊपर काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक टाइम आता है कि वो इंडिपेंडेंटली करना। तो मेरे लिए मैं ही समझता हूँ कि जितने भी आपके पास टूल जैसे पाइथन आपके पास आपका स्कोर टूल्स और डेटा आप को इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनसे कोई प्रोजेक्ट लेंगे नहीं तो यू कैन नॉट क्लेम के मुझे वो काम आएगा। और थर्ड चीज क्या होगी, चूज द राइट टूल्स और डेटा स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर अच्छा आपने तो बात की एल्गोरिथम की, बताएं कि राइट एल्गोरिथम की क्या बात है। सो हमने सॉल्यूशंस की बात की, उसको जूम इन किया तो 3 सॉल्यूशन निकल आए। अब राइट एल्गोरिथम को जूम इन करते हैं तो 3 ऑप्शंस क्या निकली हमारे पास, कौन सा एल्गोरिथम, ऑनलाइन एल्गोरिथम, ब्लॉक मैट्रिसेस, तीसरा क्या है मैप रिड्यूस। ये 3 कॉमन टेक्निक्स हैं, कॉमन एल्गोरिथम्स हैं जो हम यूज करते हैं टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम। आज से पहले अब से पहले हमने ऑनलाइन एल्गोरिथम नहीं पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे ऑनलाइन एल्गोरिथम होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे डिफरेंट है एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हम ब्लॉक मैट्रिसेस की बात करेंगे, इसमें लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स आएंगे कि आप थोड़ा सा स्मार्ट मैथमेटिक्स करके आप चीजों को बड़ा एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं और आपको आपका जो सिस्टम है वो चोक नहीं करेगा और आप एक कंप्यूटर से वो आउटपुट दे सकते हैं जो शायद आप पहले 10 कंप्यूटरों से लिए वो आउटपुट नहीं दे सकते। तो थर्ड टेक्निक जो है दैट इज कॉल्ड मैप रिड्यूस, हम इस पे भी बात करेंगे। सो पहली चीज क्या है हमारे पास, ऑनलाइन लर्निंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज करें आपकी जॉब किसी ऐसी जगह पर जाती है जहां पे वो आपको कहते हैं ठीक है आपने ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया, एक्स का डाटा आपने ट्वीट्स की बेस के ऊपर कुछ मॉडल बनाने हैं, प्रेडिक्शन करनी है। अब दिन में कितनी ट्वीट्स आ रही है, 1 2 हजार या लाखों में, करोड़ों में, बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, या फेसबुक से डाटा लेना है या वेदर डाटा लेना है, वेदर पूरे कंट्री का डाटा लेना हो और लेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी स्टेट्स हैं, आपके ख्याल से अगर मैं मॉडल बनाऊं जो वेदर प्रेडिक्शन कर रहा है, एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं 52 स्टेट्स 50 स्टेट्स का डाटा साइमल्टेनियसली ले लूं या एक स्टेट का डाटा लेता जाऊं, डाटा लूं ट्रेन करूं भूल जाऊं, यूपी से डाटा लूं ट्रेन करूं भूल जाऊं, ये वाली अप्रोच ज्यादा बेहतर है या 52 की 52 50 की 50 स्टेट का डाटा इकट्ठा ले लेना? 52 ले सकता हूँ मैं, हमारे जो गोल है उससे आप सब करेंगे। हाँ, और सोर्सेज नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम 52 की 52 से डाटा साइमल्टेनियसली ले सकें। So the point is several but not all ML algorithms can be trained using one observation at a time instead of taking all the data into memory. हम हर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ऐसे बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि वो डाटा को 1 by 1 ले, लेकिन ये हमेशा सही आंसर नहीं होगा। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा डाटा इतना छोटा था कि वहां मेक सेंस ही नहीं है कि आप, इट डजंट मेक सेंस कि आप एक एक डिजिट डाटा लेते जाएं एल्गोरिथम। वहां डाटा इतना थोड़ा है कि आप बेहतर है कि आप सारे के सारे डाटा एकदम ही मेमोरी में फीड कर। For arrival of new data point, the model is trained and the observation can be forgotten. Its effect is now incorporated into the model parameters. For example, a model used to predict the weather can use different parameters like atmospheric pressure or temperature in different regions. When the data from one region is loaded into algorithm, it forgets about this raw data and moves on to the next region. This use and forget way of working is the perfect solution for the memory problems, as a single observation is unlikely to ever be big enough to fill up all the memory of a modern day computer. तो कहते हैं अगर आप इस वेदर का डाटा को मॉडल को ट्रेन करने के लिए आप बजाय इसके कि सारा के सारा स्टेट्स का डाटा एकदम ले लें और आप एक एक ऑब्जर्वेशन करके लेते जाएंगे तो आपका कभी भी मेमोरी एरर, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने डिवाइड एंड रूल का मेथड लगा दिया। कौन सा मेथड लगाया, डिवाइड एंड रूल। हमने कहा कि बजाय इसके सारे के सारे डाटा एकदम मेमोरी में लोड करो,
आप एक मेमोरी की ऑब्जर्वेशन लो, उसको मॉडल को ट्रेन करो और उसको भूल जाओ। यूज एंड फॉरगेट, क्या मेथड यूज किया? यूज एंड फॉरगेट। डाटा सेव नहीं करेंगे, इसको टेस्ट किस पे करेंगे? जो डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा उसमें से हम डाटा को स्प्लिट कर देंगे बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। सो हम करेंगे ये कि हम एक 80% या 90% डाटा को ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, 10% को रख देंगे फॉर टेस्टिंग। क्योंकि कह रहे हो सेव नहीं करें डाटा ज्यादा बड़ा, हाँ सेव नहीं करें क्योंकि हम अपने मॉडल को ट्रेन करके उस डाटा को फॉरगेट कर रहे हैं और फिर नया डाटा सिस्टम में लोड कर रहे हैं। उसका फायदा ये होगा कि हमारी मेमोरी चोक नहीं अपनी होगी। अगर आपने इसको फॉरगेट ही कर दिया तो टेस्ट के लिए कौन सा डाटा करें? हाँ देखिए टेस्ट के लिए, हाँ बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आप ये बात समझिए कि असल में हम करना क्या चाह रहे हैं, हम मॉडल बनाना चाह रहे हैं। हमारे लिए वो डाटा मैटर नहीं कर रहा, डाटा तो सिर्फ एक 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 वो है, एक जरिया है जिसके थ्रू हमने मॉडल बनाना है। अक्सर मकसद क्या है कि हम डाटा को लेके मॉडल को अपडेट कर रहे हैं, फिर डाटा आ रहा है मॉडल में अपडेट हो रहा है, मॉडल के वेट्स अपडेट हो रहे हैं, मॉडल के वेट्स अपडेट हो रहे हैं, इतना डाटा गुजर चुका है कि अब मॉडल तैयार हो गया, अब फुल डिप्लॉयमेंट की स्टेट पर आ गए। अब जो नया डाटा जिस पर टेस्ट करना है वो मॉडल में इनपुट देंगे और मॉडल उसको आउटपुट देगा, और मॉडल जो आउटपुट देगा और जो उसकी एक्चुअल आउटपुट होगी उसको कंपेयर करेंगे, सही दे रहा है कि नहीं दे रहा, पता लगेगा वो सही दे रहा है, तो अब मॉडल हमारा इस काबिल है कि अब ये फील्ड में डिप्लॉय हो सकता है। असल चीज क्या है? असल चीज वो डाटा जो आ रहा है उसको सेव करना नहीं है। मैंने ट्वीट्स क्या की है, डजंट मैटर, आपने ट्वीट किया कि आपने ट्वीट किया, ये मैटर, उन ट्वीट्स में से जो एसेंस था वो निकाल लिया और वो मॉडल उस पर ट्रेन हो गया। व्हाट आर राइट? सो अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑनलाइन एल्गोरिथम्स का मतलब है टेकिंग वन ऑब्जर्वेशन एट अ टाइम, कैन आल्सो हैंडल मिनी बैच, छोटे छोटे बैच। दिस वे यू कैन फीड देम बैचेस ऑफ 10 to 1000 observations at One one while using. while using a sliding window to go over your data। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप एक्सट्रीम पे आ जाएं और कि यार मैं एक एक ट्वीट इनपुट में लूंगा। आप 10 ट्वीट्स को इकट्ठा भी ले सकते हैं, 100 को भी इकट्ठा ले सकते हैं और 1000 को भी, लेकिन 1 करोड़ ट्वीट्स को इकट्ठा लेंगे तो मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी एरर, या सिस्टम इतना स्लो हो जाएगा या स्टार्वेशन, मतलब प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? फुल बैच लर्निंग। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिक लर्निंग, या हम किसी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। वो बेसिकली लास्ट चैप्टर में जो हमने के मींस लगाया था, लीनियर रिग्रेशन लगाया था, टाइप बेस लगाया था, वो क्या था? बेसिकली फुल बैच लर्निंग। Feed the algorithm all the data at once. This is what we did in chapter number, this is which chapter only. Mini batch learning है, feed the algorithm in a spoonful, 10, 100, 1000, depending on what your hardware can handle observation at a time. तीसरा क्या है? Online algorithm, feed the algorithm one observation at a, पता है इन 3 टेक्निक्स में से सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है? डिपेंड करता है। मिनी बैच किसे बोला है? इसका आंसर क्या है? डिपेंड करता है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 के प्रॉब्लम्स में देखा, हमें कौन सी टेक्निक यूज की थी, वहां पे हमें क्या सूट कर रहा था, कुछ में हमें क्या सूट करेगा और कुछ में क्या सूट करेगा। अगर आप इनमें से एक आंसर दे देते हैं तो इससे पता लगता है आपको सुपरफिशियल नॉलेज है, आपको डेप्थ नहीं है। अगर आपने लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस किए हो और आपने इतने वाइड वैरायटी ऑफ डेटा सेट्स पे डील किया हो, तो आप एक टाइम में जवाब, इसलिए आप जितने भी इंटेलेक्चुअल या सीनियर प्रोफेसर से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, कभी भी आपको यस नो में जवाब नहीं देंगे। वो हर चीज पे ना सोच में पड़ जाएंगे और उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस देखेंगे, बिकॉज इंस्टेंट क्लियर आंसर देना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपका नेचर ही ऐसी है जिसमें डाटा सेट ही थोड़ा है, तो आप जो है वो फुल बैच पे काम कर लें। अगर आपका ऑब्जर्वेशन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो रही है और 1 by 1 करके डाटा आ रहा है, तो आप इसी वाला यूज कर लें। और आपको डाटा बहुत ज्यादा है लेकिन आप उसको चंक्स में तोड़ के कितना कर सकते हैं कि 100 1000 के ऑब्जर्वेशंस को एडवांस मॉडल में ले सकते हैं, तो व्हाई नॉट, ताकि टाइम भी बचेगा बजाय इसके कि सिंगल चले। एक और चीज है जो मैं आपके सामने रीड करना चाह रहा हूँ। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप ये टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होंगे, और अगर आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, कितनी आसान लैंग्वेज देखी हुई है।
ये मुश्किल है, सो आपने पढ़ी है वो। अगर आप चाहते हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं आप टॉप 1% में हो, देखिए वैसे तो हर बंदा कोर्स पढ़ के 2-4 सर्टिफिकेशंस करके कह देगा कि डेटा साइंटिस्ट, लेकिन जो टॉप टीयर लेवल की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं रेट कर रहा था कि यार ये 100,000, अभी मैं आपके साथ एक जॉब शेयर करूंगा जो कि 1 लाख पाउंड पर एनएम की जॉब है, 4-4.5 करोड़ रुपया आ गया। सो उसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है ना, वो बेसिकली एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड है, समवट डेप्थ रिक्वायर्ड होगी, ये नहीं होगा कि सुपरफिशियल नॉलेज काफी होगा। सो मैं चाहता हूँ कि आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपका तो एरिया ही है कंप्यूटर साइंस। सो थोड़ा सा ना अपने कंफर्ट जोन से निकले, बुक पढ़े ताकि डेप्थ पता लगे। मैं हर कर सकता आपके सामने, ठीक है, इस तरह तो मैं फिर 4-5 पढ़ा सकूंगा पूरे कोर्स। सो आई वांट कि मैं मेन चीजें बता दूं, बाकी आप फिल इन द ब्लैंक्स करें। और बाद में 3 लाइनें लिखी होती है, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे ना, आप तो सोचने पड़ जाएंगे यार इसमें क्या बात करती है, इसने ये भी बात है, ये भी बात है, फिर आप उसकी और भी ऑप्शन सोचे ना। ऑनलाइन लर्निंग टेक्निक्स आर रिलेटेड टू, मतलब आपसे कोई कह देते हैं जी यार हम ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन दे देते हैं यार, बंदे को ना स्ट्रीमिंग एल्गोरिथम का पता होना चाहिए। अब स्ट्रीमिंग एल्गोरिथम में और ऑनलाइन एल्गोरिथम में थोड़ा सा फर्क है। स्ट्रीमिंग में क्या होता है, वेयर यू सी एवरी डेटा पॉइंट ओनली। स्ट्रीमिंग के केस में होता है कि आपका जो डेटा पॉइंट आ रहा था वो सिर्फ एक दफा आता है और फिर चला जाता है, दोबारा मुड़ के वापस। जो ऑनलाइन एल्गोरिथम तो आप किसी स्टैटिक डेटा में लगा सकते हैं, वैसे मैंने आपको डेटा सेट दे दिया है, अब वो आपकी ड्राइव में पड़ा होगा, आप चाहें तो उसको 20 दफा भी रिमाइंड करके देख सकते हैं। लेकिन स्ट्रीमिंग के केस में वो एक दफा आ गया तो फिर दोबारा मुड़ के वापस, जैसे फुटबॉल मैचेस में ऑफ साइड डिटेक्ट करनी है, अब वो उस रन टाइम पे आपने ऑफ साइड डिटेक्ट कर ली तो कर ली, उसके बाद दोबारा वो मौका नहीं आएगा, वो फिर गेम आगे चल पड़ेगी। ये तो नहीं गेम के दरमियान में याद आएगा वो 10 मिनट पे ऑफ साइड हुई थी, वो नहीं दी मैंने, ऐसा थोड़ी। think about incoming tutor data. It gets loaded into algorithms and then the observation tweet is discarded because the sheer number of incoming tweets of data might soon overwhelm the hardware. Online algorithms differ from streaming algorithms in that they can see the same observation multiple times. Online में आप उस data set को multiple times देख सकते हैं, आपका इसलिए provision है। Thus, online algorithms and streaming algorithms can both learn from observations one by ऑनलाइन एल्गोरिथम में ऑब्जर्वेशंस आपने लेनी है 1/1, मिनी बैचेस में आप उसको 10-100 के बैचेस में ले सकते हैं, और स्टैटिस्टिकल लर्निंग जो है या फुल बैच लर्निंग में सारे के सारे डेटा को आपने ऐड वंस देना है। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। पहला पार्ट क्या था, चूजिंग दी गाइडेंस। तो जब आपका डेटा सेट बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या आप फुल बैच लर्निंग यूज करेंगे? डिपेंड नहीं, डिपेंड क्या डिपेंड क्या क्या यूज करेंगे फुल बैच? आज से तो चार डेटा सेट बनता है, मिनी बैच और ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होगा, वन ऑब्जर्वेशन डेटा, और अगर डेटा आपके पास लाइव है, लाइव नेचर का है, तो उस एल्गोरिथम को कौन सा एल्गोरिथम कहेंगे, और उसमें लाइव डेटा जो है वो फीड हो रहा है। Choosing the right algorithm was the task solution number 1. Second solution क्या था? Choosing the right data structure. Right data structure. उसके लिए टेक्निक है डिवाइड करें a large matrix into small. अब मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ। ये चीजें ना आपको डिफरेंशिएट करनी है बिटवीन अ टेक्नीशियन। अक्सर दो लोग होंगे, एक एल्गोरिथम रन कर रहा होगा, सोल्यूशन नहीं आएगा, दूसरा रन करेगा तो सोल्यूशन आ रहा है। तो मुझे ऐसे क्या किया कि सोल्यूशन आ रहा है, कहता टेक्निक वही है, एल्गोरिथम वही है, लेकिन जब मैंने डाटा स्ट्रक्चर लगाया, जो मैंने पीछे मैट्रिक्स उसका फीड किया, मैंने उनको ब्रेक डाउन करके दिया, बिकॉज मुझे इसकी बैकएंड पता था कि इसके पीछे डाटा यूज क्या हो रहा है। अगर मैं डाटा को इस ऑर्डर में दूंगा तो कंप्यूटर को बड़ा आसान होगा पिक करना है, तो जहाँ कंप्यूटेशन उसको लाभ करनी है और उसको सैकड़ों में 100 में करनी है। देखो मेरा सोल्यूशन निकल आया, ये उसी को पता होगा जिसको उसकी बैकएंड पीछे इम्प्लीमेंटेशन आइडिया हो। और अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर बेसिकली आप टेक्नीशियन वाले प्लान पे चल रहे। अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स है ए और बी, ये मैट्रिक्स है 1 से लेकर n तक, बी है 1 से लेकर n तक। आपने क्या किया, इस ए मैट्रिक्स को 1 से n को ब्रेक डाउन कर दिया 1 से j में और j+1 से n में।
दो हिस्सों में तोड़ दिया ए मैट्रिक्स। इसी तरह बी मैट्रिक्स को 1 से n था, इसको भी तोड़ दिया 1 से j में और j प्लस 1 से n में। ऊपर वाले को नाम दे रहे हैं a1 का, नीचे वाले को दे रहे हैं a2 का, ऊपर वाले को b1, नीचे वाले को कहता है a प्लस b मैट्रिक्स को ऐड करना ऐसे ही है जैसे a1 को b1 में ऐड करना और a2 को कंबाइन कर दें तो आपसे सेम आए। तो जैसे ये पूरे के पूरे को इकट्ठा करें, उसको तोड़ दें और उसको फिर आप फॉर्म करें। अब वो कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लॉक मैट्रिसेस कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ मैट्रिसेस ए एंड डी। सो फिर आगे वो एक्सप्लेन करता है कि जो आपके मैट्रिक्स ऑपरेशन होते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन है, इन्वर्जन है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है, वेरिएबल डिटेक्शन लाइक पीसीए कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक मैट्रिसेस। ब्लॉक मैट्रिसेस का फायदा क्या है? ब्लॉक मैट्रिक्स ऑपरेशन से memory by splitting the problems into smaller blocks and are easy to जब हम एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में तोड़ देंगे और फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को डिफरेंट डिफरेंट चीजों से पैरेललाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे तो जॉब आपको होगी। مثلا देखिए आपके पास कोर i5 मशीन है या कोर i7 मशीन। अगर आप कोर i7 मशीन इंटेल की, पहली बात है आप अपने इंटेल का कोर i7 का मॉडल नंबर देखें क्या है, ठीक है। उस मॉडल नंबर को नेट पे सर्च करें तो आपको पता लग जाएगा इस कोर i7 में 7 या 8 कोर्स है, ठीक है। हर कोर के आगे एक पूरा आर्किटेक्चर बना हुआ। अब वो कोर काम ही तब करेंगी पैरेलल में जब डाटा ऐसा होगा कि वो पैरेललाइजेबल होगा। बाद दफा मशीन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन डाटा पैरेललाइजेबल नहीं होता और उसमें हैजर्ड्स होते हैं, ब्रांच हैजर्ड्स होते हैं, कंट्रोल हैजर्ड्स होते हैं, डाटा हैजर्ड्स होते हैं। कुछ ऐसे हैजर्ड्स होते हैं जिनको आपको जो बॉटलनेक क्रिएट कर देते हैं। तो मशीन जितनी मर्जी आपकी पावरफुल हो लेकिन वो आपकी जो कंप्यूटेशनल प्रोसेसर है वो पूरा इस्तेमाल हो ही नहीं पा रहा, तो चीजें स्लो चलती होंगी। सो हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को तोड़ रहे हैं और फिर उसे पैरेललाइज ऑपरेशन करवा रहे हैं ताकि हमारा मामला जो है वो ऑप्टिमाइज कोड जो है वो रन हो। थर्ड चीज जो है वो था चूजिंग द राइट एल्गोरिथम, चूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ी सी बात और भी करूंगा। तीसरा क्या, चूजिंग द राइट टूल्स। उसमें हमारे पास एक टूल का नाम क्या है, पाइथन लाइब्रेरी जिसका नाम है vcols, VCOLZ। ये लाइब्रेरी करती है it store data array compactly and use the hard drive when the array no longer fits into main memory। अगर मेमोरी में डाटा नहीं आ सकता तो वो हार्ड ड्राइव में आपको डिलीट चला जाता है। अगला कौन सा है हमारे पास, दास, इसको पढ़े और उसके बाद हमारे पास उसका इस्तेमाल आगे दिखाया जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तीसरी टेक्निक हमारे पास है दैट इज कॉल्ड मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस क्या करता है, ये दो काम करता है, पहले मैप करता है फिर रिड्यूस करता है। पहले क्या करता है मैप, फिर क्या करेगा, वो कहता है कि अज्यूम करें कि आपका जो कंट्री है उसमें 25 पॉलिटिकल पार्टीज है और जेड से 15,000 पोलिंग स्टेशन है और हर पोलिंग स्टेशन में 25 पॉलिटिकल पार्टीज पे लोग वोट डाल रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि हर पोलिंग एजेंट पे वोट जितने वोट आए उन सब का डाटा लेके हम जो मेन एक सेंट्रल बॉडी है वहां जाके क्लब करें और सबको काउंट करें। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, हर पोलिंग स्टेशन उन 25 पॉलिटिकल पार्टीज के वोट को इंडिविजुअल काउंट करे। इस तरह 15,000 पोलिंग स्टेशन अपने अपने इंडिविजुअल काउंट करें और फिर सेंट्रल बॉडी को सारा अपना रिजल्ट भेजे और वो आखिर में 15,000 का आपस में सम अप करे। वो तरीका बेहतर है या सारे वोट जमा हो रहे हैं वो सारे पहले सेंट्रल बॉडी पे हैं और वहां जाके काउंटिंग पोलिंग स्टेशन पे इंडिविजुअली। इससे क्या होगा कि आप एक सर्टेन एरिया को उधरी सॉर्ट आउट कर देंगे और उसको एंड रिजल्ट जो फॉर्म जो भी 45 है या 47 है उसको इधर भेज देंगे सेंट्रल बॉडी को। डज इट मेक सेंस? तो हम ये काम कर रहे हैं मैप और फिर रिड्यूस। तो मैप रिड्यूस की जो टेक्निक है ये बिल्कुल ऐसे ही चलती है कि ये पहले प्रॉब्लम को मैप करता है चंक्स में और फिर उधर से उनको वहीं पे इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व करके आखिर में क्लब कर देता है, उसको सम अप कर देता है एंड लेवल पे। तो जो चीज रियल लाइफ में एप्लीकेबल है और वो दूसरी जगह पे भी एप्लीकेबल है उसका एक। अच्छा, राइट डेटा स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। अब मैं सम अप करता हूं। सबसे पहला चीज क्या था, चूजिंग द राइट। अब आप मुझे बताएं
कि राइट एल्गोरिथम में हमारे पास क्या ऑप्शंस है? हमारे पास है स्टैटिस्टिकल फुल बैच, दूसरा क्या है मिनी बैच, तीसरा क्या है ऑनलाइन एल्गोरिथम और स्केलिंग एल्गोरिथम में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। दोनों वन ऑफ द क्वेश्चन टाइम लेते हैं, लेकिन स्ट्रीमिंग के केस में क्या है लाइव। दूसरा हमने देखा कि अगर आप ऑनलाइन एल्गोरिथम ले भी रहे हैं या आप मिनी बैच ले भी रहे हैं तो उससे एक बेहतर चीज क्या होगी कि जो हमने मैट्रिक्स एनालिसिस करते हैं उसको ब्लॉक वाइज करें, उसको तोड़ के तो उसको एफिशिएंट तरीके से हम दें। और उसके लिए अगर हमें लीनियर अलजेब्रा का आइडिया हो और हमने लीनियर अलजेब्रा अच्छा पढ़ा हो और हम उसको प्रॉपर्ली यूज करें तो आप बहुत एफिशिएंटली चीजों को प्ले कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी डिमांड ज्यादा होगी। और जितने भी इंडस्ट्री में जो हाईली पेड लोग हैं आजकल आप देख रहे हैं कि जो ओपन एआई या जितने भी लोग मिलियन मिलियन डॉलर्स की पैकेज दे रहे हैं लोगों को हायर करने के लिए, वो ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनको उसके पीछे फंडामेंटली मैथ्स पता है। और बिकॉज बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की डेप्थ पता है, मेजॉरिटी लोग जो है वो सुपरफिशियल लेवल पे जो है वो काम कर रहे हैं। और हमने देखा कि और चीज हमने देखी कि हमारे पास एक थर्ड टेक्निक है दैट इज कॉल्ड मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस हम क्या कर रहे हैं, हम पहले उसको इंडिविजुअल पैरालाइज ऑपरेशंस कर रहे हैं और बाद में उसको सम अप कर रहे हैं। सेकंड टेक्निक क्या है हमारे पास, यूजिंग द राइट। इसमें हमारे पास एक है स्पार्स डेटा, एक है ट्री और एक क्या है। स्पार्स क्या होता है और डेंस क्या होता है? स्पार्स क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स बना हुआ है, उस पूरे मैट्रिक्स में बीच में एक मान है बाकी सारे जीरोस है, तो उसका मतलब है स्पार्स एंट्री है। कुछ कुछ जगहों पे डाटा प्रेजेंट है बाकी जगहों पे क्या है जीरो। डेंस ये होगा कि पूरे मैट्रिक्स में हर जगह कोई ना कोई वैल्यू है, सिर्फ चंद जगहों पे जीरो है। तो अक्सर हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा होता ऐसे ही है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी हम एक केस स्टडी करेंगे जिसमें हम ये डाटा सेट ले रहे हैं जो हमें ये बताएगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो मलिशियस है या नहीं। मतलब वेबसाइट बनी हुई है, हम वो एल्गोरिथम लगाते हैं, एल्गोरिथम बता देता है कि ये वेबसाइट मलिशियस है या नहीं। उसके अंदर पता नहीं को 1.5-2 लाख पैरामीटर उसने लिया। अब हर वेबसाइट में जब वो 1.5 लाख पैरामीटर्स को एवेलुएट करता है 99% पैरामीटर्स तो जीरो होते हैं और चंद एक पैरामीटर्स पे एंट्रियां आ रही होती है। तो इसका मतलब है बहुत सा डाटा होगा वो स्पार्स डाटा। अक्सर ये प्रॉब्लम आप देखेंगे रियल लाइफ में, अक्सर मैट्रिक्स से जिनके साथ आपको डील करना पड़ेगा वो कौन से मैट्रिक्स हो गए स्पार्स डाटा। अब उसके लिए टेक्निक क्या है? कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मसलन आपके पास ये डाटा सेट है 1 2 3 4 16 पैरामीटर सारे जीरो हैं सिवाय इस एक के, बाकी सारे क्या है। अब आप मुझे बताएं क्या ये पूरे का पूरा टेबल में मेमोरी में सेव करूं या मेमोरी में सिर्फ ये सेव करूं 2,9,1 ये सेव करना बेहतर है या पूरा का पूरा टेबल सेव करना बेहतर है? 2,9,1। तो अगर आप इसका सोल्यूशन देखें तो कहता है यार बजाय इसके कि आप पूरा टेबल सेव करें आप सिंपली मेमोरी में सेव करें डाटा इक्वल्स टू 2,9 ये रो है ये कॉलम है उसके ऊपर क्या लिखेगा जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ उनको सेव करें और बता दें बाकी सारी क्या है जीरो। तो आप अपनी मेमोरी का बहुत सा साइज फजूल जो गार्बेज चीजें सेव की हुई है वो खत्म है। मेक सेंस और नॉट? यस। फिर बाज दफा डाटा को आपने किस फॉर्म में सेव करना होता है? ट्री स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ सर्च कर दी है कि आपकी जो एज लिमिट है वो 12 से 78 के दरमियान है, तो बजाय इसके के सारे पैरामीटर्स नीचे आते हैं आपने इसकी 3 कैटेगरीज बना दी। ये है एज लेस देन 12, जो 12 से पीछे है वो क्या है लेस देन 12, और जो 78 से आगे है वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 78 से बड़ी एज क्या बनती है 86 या 94। 12 से छोटी एज क्या बनती है 3 या 9। जो चीज 12 और 78 के दरमियान है वो क्या है 19 है और 56 है। अब 19 और 56 में भी आपने लेस देन 19 को अलग कर दिया, ग्रेटर देन 56 को अलग कर। अब 19 से 56 के दरमियान एक एज है 33 और फिर क्या है 44। और उसके बाद लेट से 33 और 44 में हमारे पास 33 से कम वाली एज इधर है, 44 से आगे वाली एज इधर है। जैसे 44 44 50, 33 से कम क्या है 22 25% और 33 से 44 के दरमियान क्या है 33 और 40, जिसमें ये दो बंदों के नाम। अगर हमने इन दो बंदों के नाम रिट्रीव करने थे और हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा सेट होता, बजाय इसके कि हम हर एंट्री को इंडिविजुअली जाके चेक कर रहे होते, हमने वहां पे एक ट्री स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर लिया जिसमें क्या है एज इस ब्रैकेट में तो ये वाला, फिर फर्दर इस ब्रैकेट में तो ये वाला,
के नीचे ये 6-7 2-3 स्टेप पे जाएंगे और डाटा रिट्रीव करेंगे। So the optimal way to store data is in, जैसे मैंने आप लोगों को अभी कसौटी का एग्जांपल दी थी, इसने एक जहां पर एक वेब लिंक बनाया हुआ है, इसे कहते हैं akinator.com। ठीक है, Akinator के बारे में कहते हैं, the Akinator is a jinn in a magic lab that tries to guess a person in your mind by asking you few questions about him or her. Try it out and be amazed and see how this magic is a tree सर्च। वो ट्री सर्च यूज करेगा और आपसे 10-12 सवाल करेगा, आपने यस नो में आंसर करने हैं और वो आपको बता देगा आपने कौन सा पर्सनैलिटी सोच लिया। आप जो सा मर्जी दुनिया में नाम पर्सनैलिटी का सोच लें, वो आपसे 10-12 क्वेश्चन से भी नैरो डाउन करके बता देगा कि कौन सा, क्योंकि वो ट्री स्ट्रक्चर में उसने डाटा स्टोर किया। ठीक है, तो पहला मैंने आपको क्या बताया, कौन सा, पांच डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा कौन सा, ट्री, और थर्ड हमारे पास होता है हैश टेबल्स। हैश टेबल्स आप लोगों को जो लोग डेटाबेस जिन्होंने पढ़ी हुई है, हैश फंक्शंस होते हैं, और हम जो है वो हैश टेबल्स क्या होते हैं, हैश टेबल्स जो होते हैं दे आर दी स्ट्रक्चर्स put the keys in a bucket. This way you can quickly retrieve the information by looking in the right bucket when you encounter the data. Dictionaries in Python are hash tables implementation. तो पढ़ी आप लोगों ने, मैंने जो आप लोगों को वीडियो दी थी वो आप लोगों ने देखी थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट दिया है की वैल्यू पेयर्स का, तो जिसमें आप हैश का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, और यू विल एनकाउंटर देम। और लास्ट हमारे पास क्या है, चूज सिलेक्टिंग द राइट टूल्स। हमारे पास टूल्स की किट देखते हैं, उसमें क्या है, हमारे पास एक है नम एक्सप्रेशन, bcons, numba, blaze, और आखिर में सबसे नीचे लिखा हुआ है यूज पाइथन एज अ मास्टर टू कंट्रोल अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड साइथन। साइथन बेसिकली होता है सी फॉर पाइथन। सो आपको पता है जितनी लैंग्वेज लो लेवल होगी उतनी वो फास्टर होगी या स्लोअर होगी, फास्टर होगी। इसलिए आपको सबसे पहले सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज सिखाते हैं ताकि आपको पता लगे कि वो कौन सी लैंग्वेज जो मशीन के ऊपर जाके काम करे। और सी प्लस प्लस से भी फास्टर होगी आपकी असेंबली लैंग्वेज, जो आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर या से पढ़ी होगी कोल की कोर्स, उसमें आपने देखा होगा कि आपको ये भी पता होता है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन में डाटा सीपीयू के रजिस्टर से उठ के किस रजिस्टर में जाना है, आपको कुछ लेवल तक इंप्लीमेंटेशन पता होती है। और सी प्लस प्लस में आपको पता होता है कि यार ये पॉइंटर है, ये मेमोरी एड्रेसिंग है यहाँ तक, लेकिन पाइथन में जाके आपको इतनी चीजें डिटेल पता, वहां पे आप सुपरफिशियल कोडिंग कर रहे हो। जितना लो लेवल जाएंगे, असेंबली से भी लो लेवल है आपकी मशीन लैंग्वेज, मशीन जिसमें जीरोस और वंस है। सो स्टार्ट विद जीरोस एंड वंस मशीन लैंग्वेज, उससे ऊपर होगी असेंबली से ऊपर आपकी होगी सी प्लस प्लस, उससे ऊपर होगी आपकी पाइथन, और फिर पाइथन से ऊपर ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, या वो आजकल कौन सी लैंग्वेज चल रही है पाइथन के अलावा, जावा भी है, लेकिन पाइथन से ऊपर भी कोई लैंग्वेज है जिसमें हम उससे भी इजियर, प्रोबेबली आर और पाइथन दीज आर समथिंग एट अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, इसको आप इंस्ट्रक्शंस देके काम करते हैं। सेकंड टेक्निक हमारे पास कौन सी है, नम एक्सप्रेशन। इसमें ये नम पाई है फॉर इन मेमोरी पैकेजेस। उसके बाद कौन सा अगला, नुम्बा, it achieves greater speed by compiling your code right before you execute it, also known as just in time compiling। फिर है bcons, blaze, kino, dash, और पाइथन को यूज करना है एज अ मास्टर टू कंट्रोल अदर टूल्स। इसमें हमारे पास एक और टूल है पाइकुडा, हाँ आगे आगे, ठीक है, जनरल लैंग्वेज। ये लाइब्रेरीज पढ़ लेंगे ना, हर लाइब्रेरी किस चीज के बारे में याद नहीं करना। अभी हमने जब हम करेंगे ना केस स्टडीज करेंगे, तो केस स्टडीज कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो उससे मैं आपको ये सारी जो लाइब्रेरीज है इनका इस्तेमाल दिखाऊंगा। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो है, लेकिन आपको ना ऐसा एक दफा इसको रीड करने का आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में या हमारे पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है।
बाद में क्या होता है, आपका जो टूल्स अवेलेबल होते हैं ना, आप सारे प्रॉब्लम उसी से सॉल्व, इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। कौन सी क्या कहते हैं इसे, अवेलेबिलिटी बायस। जितना मुझे आता है ना, या जिससे मैं स्ट्रांग हूँ, बस सारा काम मैंने उसी से किया। पता लगे वो टूल अवेलेबल हो जिससे आप वो वन फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। जनरल टिप्स क्या है? डोंट reinvent the wheel. Second क्या है? Get the most out of the most hardware. out of your, instead of upgrading the hardware, RAM बढ़ा दी, दो कंप्यूटर आपस में पैरेलल में जोड़ दिए, नहीं, ये जीपीयू वाला जो है ना, जीपीयू ले लिया, that's not a solution. Third क्या है? Reduce the Reduce the computing computing needs. needs. आपने अपनी कंप्यूटिंग नीड्स को शुरू से ही रिड्यूस कर देना है। सो पहली चीज क्या है? एक्सप्लॉइट करें द पावर ऑफ डेटाबेसेस, यूज ऑप्टिमाइज्ड लाइब्रेरीज, और फीड करें सीपीयू को कंप्रेस्ड, सीपीयू को कंप्रेस्ड डाटा दें, बिकॉज सीपीयू इतनी फास्ट डिवाइस है कि अगर आप उसको अनकंप्रेस्ड डाटा देंगे ना, और जो फास्ट डाटा होगा तो ही, और सीपीयू फील्स बोर्ड, बिकॉज सीपीयू को चाहिए क्लब करके, क्लस्टर करके कंप्रेस डाटा दें, ताकि वो एफिशिएंटली यूज हो, वरना सीपीयू स्टार्वेशन मोड में चल रहा हो, सीपीयू को काम करना चाह रहे हैं लेकिन डाटा इसको आप नहीं दे रहे। दूसरा क्या है? मेक यूज ऑफ जीपीयू। इसमें अगर बस एनवीडिया का जीपीयू है ना, तो उसके लिए आपके पास पाइथन में जो रेडी अवेलेबल है, पाइथन किसके लिए है? अगर आपका जीपीयू किस कंपनी का है, तो पाइथन में आप सिंपली जो लाइन का कोड लिखे हैं तो वो हो जाएगा। सीपीयू वो काम करेगा कौन? प्रोसेस को थ्रेड किस पे वर्क करते हैं? जीपीयू। आप इन सब चीजों को ना, मतलब आप सिंपल चैट जीपीटी को जाए, बोलते हैं यार पाइथन का मुझे एक छोटा सा कोड रन करके दिखाओ, जिससे मुझे पता लगे कि आप सीपीयू नहीं इस्तेमाल हो रहा, आप सीपीयू इस्तेमाल होगा। आपको 3-4 लाइन में कोड लिख देगा, आपको पता चलेगा इस कोड को यूज करके मैं जीपीयू से अपना काम करवाता हूँ। अगर आपकी मशीन में जीपीयू लगा हुआ है तो आप जीपीयू को इस्तेमाल करें। पता चले आपके सिस्टम में जीपीयू हो और आपने आज तक कभी इसको इस्तेमाल किए ना हो, या सो लाइब्रेरी का पता होगा तो इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए आपको कोड को बताना पड़ना है कि अब आपने जीपीयू इस्तेमाल करना है। और लास्ट क्या है? मल्टीपल थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या होते हैं कि आप एक थ्रेड इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, थ्रेड इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। फास्ट प्रोसेसर में मल्टी थ्रेडिंग कैपेबिलिटी होती है, और आपको लिखा होता है कि ये प्रोसेसर है, इस मॉडल का है, इसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हैं, इसमें साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ कितने प्रोसेसेस रन हो जाते हैं, तो आप अपने प्रोग्राम में ही उनको थ्रेड बना के उसको पैरेलल एग्जीक्यूट करवाएं। और लास्ट चीज है, रिड्यूस करें अपनी कंप्यूटिंग नीड। वो कहते हैं वर्किंग स्मार्ट प्लस हार्ड इक्वल्स टू, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होता, स्मार्ट वर्क भी कुछ चीज होती है। आप प्रोफाइल करें अपने कोड को, और उसमें से 100 ऑफ जो जंक है उसको निकालें, यूज कंपाइल कोड, और अवॉइड मेमोरी टेक्निक्स हैं जिनके, और यूज करें मैथ्स। जैसे अगर आपने ये करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये सारा काम करने से बेहतर है ए इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 का स्क्वायर। फिर ये सारे कंप्यूट के ऐड करके आंसर क्या है? ये आसान है। ये छोटी छोटी चीजें आपको लग रहा होगा तो बड़ा प्रॉब्लम, तो पता लगे जो है ये चैट जीपीटी ये है। वो काम वो नेक्स्ट क्लास किसकी होगी? ये 20 में दो के हम लोग आएंगे।
नहीं लिख देता आपके सामने और कितना टाइम लगता है मैं दिखाऊंगा और जस्ट टू क्या इस स्टडी को जब हम सॉल्व करेंगे ना ट्रेडिशनल मेथड से देखिए मैंने एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा और मैंने देखा कि मेरा डेटा कितना नॉन जीरो एंट्रीज इसमें है 0.00003 इसका क्या मतलब है फिर आप स्मार्ट प्ले करें तो आप एक मशीन because industry में you have which is so big that your computer can't. These techniques the problem. और big data both एक केस है जहाँ हम Yeah.